रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इस टाइम पे हम लोग जियोग्राफी में जो टोपोग्राफी है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम देखेंगे नदियों द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, यानी नदियाँ अपने उद्गम से लेके अपने मुहाने तक पहुँचने में कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उद्गम किसे कहते हैं। देखिए, नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसे उद्गम कहते हैं, यानी जहाँ से जिस पहाड़ से या फिर जिस ग्लेशियर से निकलेंगी वही उसका उद्गम कहलाएगी। ठीक है। और मुहाना किसे कहते हैं? नदियाँ जहाँ पर सागर में मिलते हैं उसे नदियों का मुहाना बोला जाता है। और जो नदियाँ होती हैं इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है युवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। युवावस्था में नदियाँ तब होती हैं जब वो पर्वतीय ढाल पर होती है, क्योंकि वो ढाल पर होंगी तो उनका वेग तेज होगा, उनका बहाव तेज होगा, इसीलिए उस समय को उनका युवावस्था बोला जाता है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में नदियाँ अपने मैदानी क्षेत्र पर होती हैं। और वृद्धावस्था यानी नदियाँ जब मुहाने पर पहुँच जाती हैं तो उसे उनका वृद्धावस्था बोला जाता है। फिर है प्रवणता या फिर ग्रेडियंट। ये क्या है? समुद्र से ऊंचाई यानी कि जो नदियां हैं उसका समुद्र से जो ऊंचाई है उसी को उसकी प्रवणता बोला जाता है। नदियों की शक्ति उनकी प्रवणता से ही मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि नदियां जितनी ऊंचाई से गिरेंगी उनका बहाव उतना ही तेज होगा, है ना। तो जो नदियों की शक्ति है, उनका बहाव है, वो उनकी प्रवणता यानी ग्रेडियंट पर ही निर्भर करता है। तो अब उससे रिलेटेड जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है क्षिप्रिका। नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तब मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, जिस कारण ऊबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। फिर उसके बाद है वी आकार की घाटी। नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती हैं तो वी घाटी का निर्माण करती हैं। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको फिगर से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है क्षिप्रिका। नदियाँ जब पर्वतों पर होती हैं तो जो चट्टानें मुलायम होती हैं उसको तो काट देती हैं, लेकिन मान लीजिए जो चट्टानें कठोर हैं उसको तो वो काट नहीं पाती, इसी कारण उनको ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो जो ये आकृति का निर्माण होगा उसको ही क्षिप्रिका बोला जाता है, यानी कि मुलायम चट्टानों को काट देंगी और कठोर चट्टानों को वैसे ही छोड़ देंगी। तो इस स्थलाकृति को क्षिप्रिका कहते हैं। फिर है वी आकार की घाटी। देखिए, आपने बचपन में बनाया होगा आर्ट, जहाँ पे आपने जब अगर आपको प्राकृतिक दृश्य बनाने को कहा जाता होगा तो वहाँ पे आप पहले पहाड़ बना देते होंगे, फिर उसी पहाड़ में से नदियाँ निकाल देते होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। ये है पहाड़ और ये वहाँ से निकलती हुई नदियाँ हैं। तो यही वी आकार की घाटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए ये पानी गिर रहा है, अब इसके बाद क्या होगा? ये नदियाँ जब गिर रही होंगी झरना के आकार का, तो समझ लीजिए जो गिर रही है ये तो झरना हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे पानी एक बार में ही गिरेगा वहाँ पे मिट्टी का अपरदन तो होगा, तो जिसके कारण वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे को अवनमन कुंड बोलते हैं। ठीक है। फिर आगे जब ये अवनमन कुंड के आगे बढ़ेंगी तो एस आकार की घाटी का निर्माण करेगी। एस आकार की घाटी का निर्माण क्यों होता है? मान लीजिए नदियाँ ऐसे जा रही हैं, लेकिन रास्ते में कुछ कठोर चट्टानें पड़ जाएंगी तो वो उसको काट नहीं पाएंगी, तो उसको वो वैसे ही छोड़ के साइड से ऐसे निकल जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे फिर कोई कठोर चट्टान रही होगी, उसको वो नहीं काट पाई तो इधर साइड से निकल गई होंगी। तो इस तरीके से ये एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो फिर देखिए, अब जब नदियाँ आ रही हैं तो अपने साथ साथ कुछ गाद या कचरा भी लेकर ही आएंगी, है ना। तो वो धीरे धीरे करके एक जगह पे जमा कर देती हैं सारा कचरा। तो यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसको नदी द्वीप बोला जाता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और असम में स्थित है। ठीक है। तो नदी द्वीप का निर्माण कब होता है? नदियों द्वारा बनाए गए कचरे से। ठीक है। फिर है सिल्ट। देखिए, जो नदियाँ कचरा लेके आती हैं उसको सिल्ट बोलते हैं, ये तो आप सबको पता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है तटबंध। तटबंध क्या है? नदियाँ जो कचरा होता है नदियों का वो धीरे धीरे करके किनारे पे जब उसको लगाती चली जाती हैं तो वही उसका तटबंध हो जाता है, यानी जो उसका तट है उसको बांध देती हैं।
फिर इधर है गोखुर झील। देखिए यहाँ पे नदियाँ काट कर निकल गई हैं, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आता है कि नदियाँ धीरे 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 अपने उसी क्षेत्र को काटना शुरू कर दी हैं, जहाँ पे कठोर चट्टानों को वो काट के निकल गई रहती हैं। लेकिन अब ये होता है ना कि धीरे धीरे करके उन कठोर चट्टानों को भी वो काटना शुरू कर देती हैं, काटती रहती हैं, काटती रहती हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब वो ये रास्ता ही छोड़ देती हैं। मान लीजिए ये नदी ऐसे गई रही होगी, इधर से ऐसे, लेकिन वो जब यहाँ की चट्टानों को काट के सीधा ये ऐसे निकल गई, तो यहाँ पे उसकी जो पानी बच गया उसी को गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नदियाँ कठोर चट्टानों को काट कर अपने प्रवाह को सीधा लेके चली गई, और किनारे जो झील बच गई, जो पानी बच गया, वही गोखुर झील कहलाया। ठीक है, तो फिर अब आगे जब नदियाँ बढ़ती हैं तो पहुँचती हैं अपने मुहाने के पास। तो यहाँ पे अब नदियाँ समझ लीजिए बूढ़ी हो चुकी हैं। अब जो अपना कचरा ले आई थी, अब उसको और ज़्यादा आगे की तरफ धकेल नहीं पाती थी, तो वो अपने कचरे को ऐसे ही जमा करके किनारे किनारे से, जहाँ से भी रास्ता निकलता था वहीं से वो निकल के चली जाती। तो इसी को वितरिका बोल देती है, यानी उनके जो बहाव है उसका वितरण हो गया है, वो बट चुकी हैं, तो उसी को वितरिका बोलते हैं। यानी कि अपने कचरे को छोड़कर उनको जहाँ से भी बहने के रास्ता मिला वो वितरित होके बह गई, तो इसको वितरिका बोलते हैं। लेकिन ये जो बीच में ये कचरा जमा की हुई हैं, ये एक डेल्टा का रूप बना लेता है। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, डेल्टा इसको बोलते हैं, इस तरीके का जो आकार होता है प्रिज्म के टाइप का, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की उसी टाइप की जो आकृति होती है उसको डेल्टा बोल दिया जाता है। ये हैं तो नदी के ही कचड़े हैं। ठीक है, तो इसी को डेल्टा बोला जाता है। फिर अब डेल्टा के अलावा आपने एस्चुरी का नाम सुना होगा। एस्चुरी क्या होता है? जब मान लीजिए नदियों के दोनों साइड में पहाड़ हों, तब एस्चुरी का निर्माण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आस पास में अगर गाद छोड़ने की जगह होती है, कचरा छोड़ने की जगह होती है, तो नदियाँ कचरा छोड़ के साइड से निकल लेती हैं। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, दोनों तरफ जब पहाड़ हैं, बीच से उन अगर वो अपने कचरे को यहीं पे छोड़ देंगी तो वो निकलेंगी कहाँ से? इसीलिए वो किसी भी तरीके से अपने कचरे को समुद्र में गिरा देती हैं। तो इसी से एस्चुरी का निर्माण होता है। डेल्टा का कब निर्माण होगा? जब नदियाँ अपने मुहाने पर ही कचरा रख के चली जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण होगा। लेकिन एस्चुरी का निर्माण कब होगा? जब दोनों तरफ पहाड़ होगा और नदियों को ना चाहते हुए भी अपना कचरा ले जाके समुद्र में गिराना पड़ेगा, तब एस्चुरी का निर्माण होगा। ठीक है, फिर अब देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसी नदी है जिसके एक साइड में डेल्टा है, एक साइड में पहाड़ है लेकिन दूसरे साइड में पहाड़ नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जिस साइड में पहाड़ होगा उस साइड में एस्चुरी का निर्माण होगा, और जिस साइड में पहाड़ नहीं होगा वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होगा। तो ये नदियों द्वारा बनाई गई स्थला आकृति है। अब उसके अलावा कुछ और स्थलाकृति हैं। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा वी आकार की घाटी। ठीक है, अब इसी के आगे हम लिखा हुआ कुछ पढ़ लेते हैं। गार्ज। वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। इसको यहाँ पे समझिए। अभी तो मान लीजिए ये वी आकार की घाटी है, लेकिन नदियों का बहाव तेज होगा, धीरे धीरे करके वो इसको काटती चली जाएंगी। तो जो ये वी आकार की घाटी है, इसमें अपर्दन के कारण ये सीधे सीधे ऐसे हो जाएंगी। जो अभी ये ऐसे थी, इसको जब धीरे 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 नदियाँ काट देंगी तो ये ऐसी हो जाएगी। इसी को गार्ज बोला जाएगा। वी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। फिर है कैनियन या फिर आई आकार की घाटी। जब गार्ज और भी गहरा हो जाता है तो आई घाटी का निर्माण होता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा कैनियन है वो है ग्रांड कैनियन, जो कि यूएसए में स्थित है। फिर है वाटरफॉल या जलप्रपात। इसको हमने अभी ही पढ़ा है कि नदियाँ जब ऊंचाई से गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, और प्रपात पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में होता है। फिर है औनमन कुंड। जब नदी पहाड़ों से नीचे गिरती है तो जिस स्थान पर गिरती है वहाँ पे गड्ढा कर देती है, जिसको औनमन कुंड कहते हैं। इसको तो अभी हमने यहाँ पे ही पढ़ा है कि ये जो आकार है यहाँ, इसी को औनमन कुंड बोलते हैं। फिर है एस आकार की घाटी। नदियाँ जब मैदानी क्षेत्र में होती हैं तो मुलायम चट्टानों को काट देती हैं और कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, जिस कारण एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसको तो हमने अभी ही पढ़ा है। फिर है गोखुर झील, तटबंध, नदी द्वीप, वितरिका। इन सब के बारे में हमने अभी फिगर के माध्यम से पढ़ा हुआ है। उसके अलावा डेल्टा और ज्वारनद, इन सब के बारे में हमने अभी फिगर से पढ़ा हुआ है।
और इस डेल्टा में एक पक्षीपात डेल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जब नदियों के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगता है और इससे बनने वाली आकृति को पक्षीपात डेल्टा बोला जाता है। मिसिसिपी नदी जो कि यूएसए में है, ये सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा बनाती है। और फिर उसके बाद है एस्चुरी, इसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो इन सब को हम पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ज्वार नद के बारे में एक बात और है कि जो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में और दामोदर और गोदावरी पूरब में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो पश्चिम साइड में नर्मदा और ताप्ती और पूरब साइड में दामोदर और गोदावरी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी बनाती है और एस्चुरी में सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मरमा गांव जो बंदरगाह है वो एस्चुरी पर ही स्थित है। तो ये था नदियों द्वारा बनाया गया स्थलाकृति। तो अब अगले वीडियो में हम पवनों द्वारा बनाया गया स्थलाकृति के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।